वेलकम टू ऑल। कंसेप्ट आरएनए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हम डील कर रहे थे न्यूट्रिशन सब्जेक्ट, और उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट जो है उनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विटामिन। और उसमें बेसिकली पहले हमने डील ये कि हमारे जो है फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, और सेकंड थिंग हम डील कर रहे हैं कि हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से। तो पहले हम प्रीवियस क्लास को थोड़ा रिकॉल कर ले। हमने जो है फैट सोल्यूबल विटामिन की बात की थी, तो हमारे जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो मेजरली है ए, डी और ई के। ए, डी, ई और के। इनको हमने अलग क्यों किया? बिकॉज ये फैट के साथ सोल्यूबल है, ये वाटर के साथ इनसोल्यूबल है, इसलिए इनको जो है हमने एक अलग कैटेगरी में रखा। विटामिन ए जो हमारा है, इसके बारे में कुछ बातें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इसे जो है हम जो है इस विटामिन को जो है हम एक्चुअल में जो है हमारा जो विटामिन ए है इसे हम बोलते हैं विजनरी विटामिन या विटामिन ऑफ विजन, कि जो आपको रोशनी दे रहा है, जो आपकी डिम लाइट के विजन को अच्छा कर रहा है, वो विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन ए। देन सेकंड बात हमने बात की थी कि विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स क्या होना चाहिए। तो फिश, कॉड, लीवर ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन ए। इसकी एक्टिव फॉर्म मेजरली तीन थी, रेटिनॉल, रेटाइनल एंड रेटियोनिक एसिड। और इसका एक प्रो विटामिन ए भी था जिसको हमने बोला था बीटा कैरोटीन, और उस बीटा कैरोटीन की रिचेस्ट सोर्स थी आपका रेड पाम ऑयल। यहाँ तक क्लियर था। फिर दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रेगनेंसी में यह विटामिन हम नॉर्मल अमाउंट में देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करता है। टेरेटोजेनिक इफेक्ट का मतलब होता है यदि माता कोई दवाई ले रही है और उसकी वजह से उसके अंदर पलने वाले शिशु को कोई प्रभाव पड़ रहा है, फीटस को कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं टेरेटोजेनिक इफेक्ट। ये चीज़ें। फिर विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने सन 1917 में जो है एक विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम चलाया। उनके अकॉर्डिंग टोटल 17 लाख यूनिट जो है बच्चे को जो है विटामिन ए देना है। अब देना कैसे है? तो उन्होंने ये उस प्रोग्राम के तहत जो है ये समझाया कि पहली जो डोज है वो आपको 9 महीने पे देनी है, और वो डोज होनी चाहिए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। सिंपली याद रखने के लिए पहले कम से स्टार्ट करना है, फिर ज़्यादा पे बढ़ना है। दूसरी जो डोज है वो आपको देनी है 18 महीने पे, और इसके बाद की जितनी भी 7 डोजेज बची है, टोटल हम 9 डोज देते हैं, वो 7 डोज जो है वो 2 लाख होगी। मतलब 18 महीने की भी 2 लाख वाली है, और इसके बाद की सभी जो डोजेज है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम ओरली रूट से देते हैं। तो ये विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम था। देन हम आते हैं विटामिन डी की ओर। विटामिन डी जो है ये हमारी बोन्स को बनाता है, इसलिए इसको हमने बोलता था इट इज द बोन फॉर्मिंग विटामिन। विटामिन डी जो है ये रिकेट्स को प्रिवेंट करता है, इसलिए इसको हमने बोल दिया था इट इज द एंटी रिकेट्सियल विटामिन। विटामिन डी जो है ये हमें सूर्य से मिलता है, इसलिए हमने इसको बोल दिया था इट इज द सनशाइन विटामिन। तो ये मेजरली इसके दूसरे नाम थे। फिर हम बात करें विटामिन डी जो है, इसका मेजरली एक काम होता है। क्या काम होता है कि ओवरऑल कैल्शियम के लेवल को ब्लड और बोन दोनों में बढ़ाता है। काम कैसे करता है? तो या तो एक जीआईटी पे काम करेगा या फिर ये किडनी पे काम करेगा, और जो बोन को बनाने वाली सेल्स है उनकी भी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। तो ये तो होगी इसके फंक्शन की बात। क्लिनिकली इंपॉर्टेंस जो है इसकी 2 फॉर्म्स है। वैसे तो इसकी 5 फॉर्म्स होती है, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस फॉर्म्स है वो कितनी है? 2 फॉर्म्स है। तो 2 कौन कौन सी? तो इट इज द इर्गोकैल्सिफ्रोल एंड कोलेकैल्सिफ्रोल। इट इज द D2 एंड D3। यदि आप अडल्ट है और आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, तो आपके अंदर जो रोग होगा उसे हम बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया में क्या होगा? आपकी जितनी भी बोन है बॉडी की, लॉन्ग बोन्स, बाकी शॉर्ट बोन्स, सब जो है वो वीक हो जाएगी, उनका जो अंदर का सीमेंट मटेरियल है वो कम हो जाएगा। तो ये तो बात होगी विटामिन डी की अडल्ट्स में। और यदि यही चीज़ बच्चे नहीं ले रहे, बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी है, तो उसके अंदर उसकी वजह से एक रोग जो है वो डेवलप होता है, उसे हम बोलते हैं रिकेट्स। और रिकेट्स जो है उसके 3 क्लासिकल साइन होते हैं, पिजन चेस्ट, बोविंग ऑफ द लेग्स एंड नॉक नी। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि अर्लीस्ट साइन कौन सा है रिकेट्स का? तो इट इज द क्रेनियोटॉप्स। व्हाट इज द क्रेनियोटॉप्स? क्रेनियोटॉप्स इज द सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल बोन। जो आपकी स्कल बोन है वो सॉफ्ट हो चुकी है, और वो जो है स्कल बोन जो इजीली बेंड हो रही है, इसे हम बोलते हैं क्रेनियोटॉप्स। देन हम बात करें विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई जो है उसे हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। उससे जो है महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन में यूज करती है, पुरुषों के नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और नॉर्मल आरबीसी की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए भी ये हेल्पफुल है। विटामिन ई की कमी से जो है एक तो स्टेरिलिटी हो जाएगी, एक एक्ने हो जाएंगे, और हीमोलाइसिस होने की संभावना है। विटामिन के की बात करें तो इसे हम क्लोटिंग विटामिन या एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। इसकी 3 फॉर्म होती है, K1, K2, K3। K1 जो है वो हमें प्लांट से मिलता है, K2 जो है वो हमारे बैक्टीरियाज बनाते हैं, और K3 जो है वो सिंथेटिक फॉर्म में लेबोरेटरी में बनाया जाता है।
देन हम बात करें विटामिन के जो है ये कौन से क्लोटिंग फैक्टर बनाता है, तो भाई सब 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10 जो है उनको क्लोटिंग फैक्टर को बनाने का काम करता है। सेकेंडली आपसे पूछ ले कि विटामिन के जो है वो क्लोटिंग के किस स्टेप में हेल्पफुल है, तो इट इज हेल्पफुल इन द कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। और नेक्स्ट थ्रोम्बिन क्या काम आएगा, तो इट इज हेल्पफुल इन द कन्वर्जेशन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। एंड व्हाट इज द फिब्रिन? फिब्रिन इज द एंड या लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्लोटिंग मैकेनिज्म। नॉर्मल हमारे अंदर जो है इसकी कमी नहीं देखी जाती क्योंकि हमारे बैक्टीरिया खुद इसको बना लेते हैं। वैसे नॉर्मल रिक्वायरमेंट की बात करें तो 0.03 mg पर kg पर डे जो है पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे जो है इसकी नीडेड होती है। हमारे अंदर कमी नहीं होती, पर यदि इसे बच्चे नहीं ले रहे हैं तो बच्चों के अंदर जो है इसकी कमी हो सकती है। तो उस कंडीशन में न्यू बॉर्न बेबी को फर्स्ट मेडिसिन के रूप में हम विटामिन के इंजेक्शन IM रूट से देते हैं। देन हम बात करें विटामिन के बाद में हमने डील किया विटामिन बी ग्रुप। बी ग्रुप में हमने पहला विटामिन डी किया। पहला विटामिन जो है हमने लिया B1, देन लिया B2, देन B3, B5, B6 एंड B7। तो मोटे तौर पे बात करें B1 जो है इसका साइंटिफिक नेम है थायमिन। और थायमिन जो है ये सभी जो हमारे विटामिन है ये सभी एनर्जी आपकी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से एनर्जी को निकालने के काम आते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के काम में आते हैं। तो ये सबका एक कॉमन काम होगा। सबका एक कॉमन रिचेस्ट सोर्स है ड्राइड यीस्ट। B1 जो है इसको सबसे पहले खोजा गया था 1910 में, सर 1910 में इसकी खोज हुई थी। सबसे पहले किसको खोजा गया? B1 को। और सबसे लास्ट में किसको खोजा गया? B12 को, B12 को। देन हम बात करें B1 की कमी से क्या होता है, तो वैसा B1 की कमी से होता है बेरी-बेरी। फर्दर बेरी-बेरी के 2 टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। यदि ऑर्गन आपका कौन सा इन्वॉल्वमेंट हुआ है, यदि इन्वॉल्वमेंट हुआ है कार्डियक सिस्टम तो भीगा हुआ वेट बेरी-बेरी। यदि आपका सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हुआ है नर्वस सिस्टम तो इट इज द ड्राई बेरी-बेरी। यदि ये इन्फेंट में हो रही है तो इट इज द इन्फेंटाइल बेरी-बेरी। यदि आप विटामिन B1 के साथ में एल्कोहलिज्म के शिकार हो तो उसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं वर्निक्स एनसेफेलोपैथी या फिर उसे हम बोलते हैं कॉर्सकॉफ साइकोसिस। इट इज ऑल अबाउट द B1। B2 जो है इसे हम येलो एंजाइम भी बोलते हैं, इट इज द राइबोफ्लेविन। B1 की कमी से जो है आपके मुंह के साइड्स जो है एंगुलर जो तरीके है, एंगुलर जो साइट है वहाँ स्टोमेटाइटिस हो जाता है। स्टोमेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल कैविटी और एंगुलर स्टोमेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द जो आपके ओरल कैविटी के जो कॉर्नर्स है, यहाँ जहाँ 2 लिप मिल रहे हैं कॉर्नर्स है, यहाँ पर यदि इन्फ्लामेशन हो रहा है इट इज द एंगुलर स्टोमेटाइटिस। इसके अलावा चिलोसिस हो सकता है, ग्लोसाइटिस हो सकता है। B3 की बात करें तो नियासिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियासिन की कमी से होने वाले रोग को हम कहते हैं पेलेग्रा। और पेलेग्रा को हम 3Ds या 4Ds से डिनोट करते हैं। 3Ds इसके होते हैं डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड आपका डिमेंशिया। और 4Ds के रूप में हम इसे जानते हैं डेथ। ये तो हो गया पेलेग्रा के बारे में। B5 जो है ये पेंटोथेनिक एसिड, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध जो है वो नहीं है। B6 जो है ये पायरिडॉक्सिन है और इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, एक एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग आइसोनियाजिड के साथ में हम B6 को रिप्लेस करते हैं। B6 के मेजरली 3 काम है, हीम सिंथेसिस, गाबा सिंथेसिस एंड नर्वस टिश्यू फंक्शनिंग। और इसकी कमी की वजह से आपको एनीमिया देखने को मिल सकता है या फिर पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिल सकती है। देन हमने बात की B7 इज द बायोटिन। इसके बारे में ये बात ध्यान में रखनी है कि इसको भी हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया बनाते हैं। इतनी चीज़ें आपको पहले के विटामिन में प्रीवियस हम इन चीज़ों को डील कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आज हम कौन सा विटामिन डील करने वाले हैं। तो हम डील करने वाले हैं हीमोपोइटिक विटामिन, कि जो ब्लड सेल्स को मैच्योर कर रहे हैं या बना रहे हैं वो विटामिन होते हैं विटामिन B ग्रुप के, B9 और B12। तो हम डील करने वाले हैं हीमोपोइटिक। हीमो वर्ड यूज करते हैं ब्लड के लिए और पोइटिक वर्ड यूज करते हैं बनाने वाले। तो हीमोपोइटिक विटामिन जो है वो 2 होते हैं, एक होता है आपका B9 और दूसरा होता है आपका B12। और हम पहला डील कर रहे हैं विटामिन B9। विटामिन B9 जैसा कि सर्वविदित है, इसका साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। पहली बार जो है इस विटामिन को पहली बार जो है पत्तियों से प्राप्त किया गया था, लीफ से प्राप्त किया गया था। तो उस बेसिस पे लीफ को हम बोलते हैं फोलियम। क्या बोलते हैं? फोलियम। तो एक लैटिन वर्ड फोलियम से जो है फॉलिक एसिड का निर्माण हुआ है, जिसका मतलब होता है लीफ या फिर पत्ती। ये ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ ये चीज भी क्लियर कर लेनी है, द रिचेस्ट सोर्स इज द ग्रीन लिफी वेजिटेबल। ये जो है मेजरली 2 फॉर्म्स में पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। एक तो होता है फ्री फोलेट, एक होता है बाइंड फोलेट। तो आपसे पूछ सकते हैं विटामिन B9 किन फॉर्म से पाया जाता है। तो वन इज द फ्री फोलेट, वन इज द
फ्री फोलेट, वन इज द बाइंड फोलेट। बाइंड फोलेट, बाइंड फोलेट जो है इसको हम टेट्रा हाइड्रोफोलेट भी बोलते हैं। FH4 जो है ये टेट्रा हाइड्रोफोलेट भी कहलाता है। तो एक हो गया आपका फ्री फोलेट, एक हो गया आपका बाइंड फोलेट। देन हम बात करें विटामिन B9 जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। मेजरली मैं आपको बता दूं B9 और B12 दोनों जो है अप्रोक्सीमेटली सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला तो इनका फंक्शन होता है कि RBC का मैच्योरेशन। पहला फंक्शन क्या होता है, दोनों के फंक्शन हम कंबाइंडली देख रहे हैं, B9 और B12 दोनों के फंक्शन कंबाइंडली है, इट इज द मैच्योरेशन ऑफ RBC। दूसरा ये जो है WBC और प्लेटलेट्स को बनाने में हेल्पफुल है, WBC और प्लेटलेट को बनाने में हेल्पफुल है। तीसरा ये जो है DNA को बनाते हैं, किसको बनाते हैं, DNA को, मिथियोनिन और प्यूरिन को बनाते हैं, मिथियोनाइन एंड प्यूरिन को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये मेजरली 3 काम जो है ये परफॉर्म करते हैं। आपके दोनों विटामिन के काम यहीं से देखने, हम विटामिन B12 में सिर्फ यही बात करेंगे कि सेम एज B9। तो B9 और B12 के सेम काम है, एक तो DNA और DNA के साथ साथ RNA, एक तो DNA RNA को बनाना, एक ब्लड सेल्स को बनाना और उसमें भी RBC को मैच्योर करना। तो ये 3 काम हो गए B9 के। इसके अलावा यदि आप B9 जो है उसकी रिक्वायरमेंट की हम बात करें, फॉलिक एसिड की यदि हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसकी नॉर्मल अडल्ट मेल एंड फीमेल में इसकी रिक्वायरमेंट होती है 100 mcg पर डे। याद रख पाएंगे 100 mcg पर डे। प्रेगनेंसी के केस में ये 4 गुना बढ़ जाती है, ये हो जाती है 400 mcg पर डे, 400 mcg पर डे। तो इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, और इन द केस ऑफ लैक्टेशन ये हो जाती है 3 गुना, तो इट इज अबाउट 300 mcg पर डे। तो ये तीन बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। और यदि रिक्वायरमेंट पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेज है तो वो है फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट पूछे जाने के। तो आपको जो है फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट जो है उसको बिल्कुल रट्टा मार लेना है कि मेल के अंदर 100 चाहिए, फीमेल के अंदर 100 चाहिए, यदि प्रेग्नेंट है तो 400 mcg चाहिए और यदि लैक्टेशन है तो 300 mcg चाहिए। इसको और इजी तरीके से, ट्रिकी तरीके से समझने के लिए यदि हम विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट की बात करें, किसकी बात करें, B12 की, तो B12 में जस्ट इनके 0 को हटा देना है। B12 में हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट में तो 1 mcg चाहिए हमें नॉर्मल, 4 mcg चाहिए प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में चाहिए 3 mcg। तो विटामिन B9 की तुलना में या विटामिन B12 का 100 गुना चाहिए होता है B9। तो 100 पीछे का 0 यदि हम हटा देंगे तो ये B12 की रिक्वायरमेंट बन जाएगी। ठीक है, देन हम बात करें यदि आप ये प्रॉपरली नहीं ले रहे तो इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, आरबीसी जब मैच्योर होती है, आरबीसी के डिवीजन में 2 फेजेज आती है, वन इज द डिवीजन, वन इज द मैच्योरेशन। तो सेल बन गई है, अब उसकी साइज को कम करना है और साइज को कम करने वाले 2 फैक्टर होते हैं विटामिन B12 और विटामिन B9। और यदि इसकी कमी है तो उसकी वजह से सेल जो अपनी साइज को कम नहीं कर पाती है और सेल की साइज का बड़ा रह जाना कहलाता है मेगेलोब्लास्ट। क्या कहलाता है, मेगेलोब्लास्ट। और मेगेलोब्लास्ट सेल्स वाले एनीमिया को क्या बोलते हैं, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। सिंपल सा मतलब है सेल्स जो है उनकी साइज जो है वो नॉर्मल से बड़ी रह चुकी है, कम नहीं हो पाई। इसके अलावा यदि कोई मदर जो कि कंसीव कर रही है और उसने फॉलिक एसिड नहीं लिया है तो नॉर्मल क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब होती है हमारे अंदर एक, जिसके अंदर की आगे चल के फीटस के अंदर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होने वाला है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होने वाली है। यदि आपने जो है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब आप सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी को कंसीव करना है, उस टाइम से आपको क्या करना है, फॉलिक एसिड लेना शुरू करना है। क्योंकि न्यूरल ट्यूब जो है नॉर्मल 3 से 4 वीक ऑफ गेस्टेशन, 3 से 4 वीक ऑफ गेस्टेशन में नॉर्मली ये क्लोज हो जाती है और आपने फॉलिक एसिड नहीं लिया है तो ये अनक्लोज्ड रह जाती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो यहां पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्यों होता है, किसकी कमी से होता है, तो फॉलिक एसिड की कमी से होता है। मेजरली यदि अनप्लान्ड सर्जरी है, जो कंसीव हुई फीमेल, उसको 1 महीने बाद मेजरली पता चलता है कि वो कंसीव हो चुकी है अनप्लान्ड के केस में, बिकॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप होगा तभी फीमेल को शक होगा कि इस बार मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया, इसका मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और हम बात करें कि 3 से 4 वीक पे न्यूरल ट्यूब को क्लोज हो जाना चाहिए, तो 28 डेज तो 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, तब आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तब तक न्यूरल ट्यूब को क्लोज हो जाना चाहिए था। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी कोई प्लान्ड प्रेगनेंसी होती है
तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के दिन, जैसे कि आप 28 जुलाई को यदि कंसीव का सोच रहे हैं तो 28 जून को जो है आप उस टाइम से जो है फॉलिक एसिड रिप्लेसमेंट जो है या सप्लीमेंट जो है वो चलाना शुरू करें, ताकि 1 महीने से आप कंटिन्यू चला रहे हैं और आगे वाले 1 महीने भी चलाएंगे तो 4 वीक तक, कंसेप्शन के 4 वीक के अंदर जो है एनटीडी इजीली क्लोज हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन द केस ऑफ इन टू प्रिवेंट एनटीडी हम फॉलिक एसिड कब चलाए, तो 4 वीक प्रायर टू कंसेप्शन। कितना पहले चलाना है? 4 वीक प्रायर टू कंसेप्शन। ठीक है, यहां तक। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो दोनों की कमी की वजह से होता है, B9 की कमी की वजह से भी हो सकता है और B12 की कमी की वजह से भी हो सकता है। इट इज ऑल अबाउट द विटामिन B9। अब हम बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहले तो इसका नाम, इट इज द साइनोकोबालामाइन। पहली तो बात ये, इसके अंदर नाम में आ रहा है कोबाल्ट। तो एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसके अंदर मेटेलिक सब्सटेंसेज है या फिर इसके अंदर कोबाल्ट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कोबाल्ट प्रेजेंट है। तो पहली तो ये बात होगी कोबाल्ट प्रेजेंट है। B12 सबसे लेट वाला अक्षर है, तो ये सबसे लास्ट में आया था। ये कब आया था? 1948 में। इट इज द लास्ट डिस्कवर्ड विटामिन। इट इज द लास्ट डिस्कवर्ड विटामिन। 2 बातें होगी। तीसरी बात ये कि ये विटामिन जो है ये प्योर वेगन डाइट या प्योर प्लांट सोर्स डाइट में अब्सेंट होता है। तो थर्ड, अब्सेंट इन प्योर वेगन और प्लांट ओरिजिन जिसे हम बोलते हैं डाइट। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने के चांसेज है। देन थर्ड बात हम बात करें कि इन्हें भी हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बनाते हैं, तो ऑल्सो फॉर्म्ड बाय इंटेस्टाइनल फ्लोरा। और मेजरली जो है ये होते हैं लैक्टोबैसिलस। तो ये बात हो गई कि इनको कौन बनाता है, तो इनको इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया जो है वो भी बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, यदि हम डाइट से ले रहे हैं तो इनके एब्जॉर्प्शन के लिए एक फैक्टर की नीड होती है जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर। हमने प्रोटीन में बात की थी कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए पेप्सिन चाहिए। उसी प्रकार जो वहां पर हमने एक ट्रिक यूज की थी PIH और CPR कि जो स्टमक के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है और उनमें से कौन सी सेल जो है पैराइटल सेल जो है वो क्या सिक्रेट करती है? इंट्रिंसिक फैक्टर। तो आपसे पूछ सकते हैं ये कहां से सिक्रेट होता है इंट्रिंसिक फैक्टर? तो पैराइटल सेल ऑफ स्टमक। ठीक है, यहां तक पैराइटल सेल ऑफ स्टमक। देन हम बात करें कि यदि हमें पता करना है कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जैसे हम बोलते हैं सिलिंग टेस्ट। इट इज द सिलिंग टेस्ट में किसका टेस्ट करते हैं? क्या ब्लड का टेस्ट करते हैं? क्या CSF का टेस्ट करते हैं? तो बिल्कुल नहीं। इसमें हम टेस्ट करते हैं यूरिन का। इसमें हम किसका टेस्ट करते हैं? यूरिन का। और यूरिन कितने घंटे का यूरिन कलेक्ट करना होता है? तो 24 आवर। कितने घंटे का? 24 आवर। इसमें हम क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव जो है विटामिन B12 देते हैं और उसका अमाउंट देखते हैं कि कितना अमाउंट जो है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हुआ और कितना अमाउंट जो है वो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इट इज द सिलिंग टेस्ट। 24 घंटे का यूरिन जो है वो कलेक्ट करते हैं और उसमें अमाउंट देखते हैं कि विटामिन B12 रेडियो एक्टिव विटामिन B12 जो है वो कितना बाहर आया है। तो ये होता है सिलिंग टेस्ट। तो ये चीजें जो है विटामिन B12 के बारे में आपको बात में ध्यान में रखनी है। वापस से देख लो, विटामिन B12 इट इज द साइनोकोबालामाइन, एकमात्र ऐसा विटामिन जिसके अंदर कोबाल्ट या कोई भी मेटेलिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। सेकंड, यह विटामिन जो है ये हमारी इंटेस्टाइनल फ्लोरा के द्वारा भी बनाया जाता है। फ्लोरा कौन से? तो लैक्टोबैसिलस। थर्ड, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी नीड है? इंट्रिंसिक फैक्टर की नीड है। देन कौन सा एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि प्योर वेजन डाइट या प्लांट ओरिजिन डाइट के अंदर नहीं होता? तो विटामिन B12। द नेक्स्ट कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को देखना है तो कौन सा टेस्ट करेंगे? तो करेंगे सिलिंग टेस्ट। सिलिंग टेस्ट में किसको देखते हैं, किसको मेजर करते हैं? तो कि यूरिन को। कितने घंटे का यूरिन? 24 घंटे का यूरिन। फंक्शंस की बात करें तो सेम एज विटामिन B9 फंक्शन, आरबीसी को बनाना, डब्ल्यूबीसी को बनाना, प्लेटलेट को बनाना, डीएनए को बनाना, आरएनए को बनाना, मिथोनिन प्यूरिन को बनाना, ये इसके काम होंगे। देन हम बात करें इसके रिचेस्ट सोर्स की, तो वेजन डाइट में तो होता ही नहीं है, प्लांट ओरिजिन में तो ये होता ही नहीं है। और यदि नॉन वेज डाइट की बात करें
तो मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट या फिर कर्ड जो है, दही जो है, ये इसका अच्छा सोर्स होता है। एनिमल सोर्सेज में ये पाया जाता है। और सोर्सेज की बात करें तो मिल्क, मीट और कर्ड जो है, दही जो है, इट इज द गुड सोर्स, इट इज द गुड सोर्स, इट इज द गुड सोर्स। ठीक है यहां तक। देन हम बात करें इसकी रिक्वायरमेंट की, तो इसकी रिक्वायरमेंट हमने बात की थी B9 के साथ साथ में 0 हटा देने इन द अडल्ट मेल एंड फीमेल, अडल्ट मेल एंड फीमेल इसकी रिक्वायरमेंट होती है 1 mcg। वहां पर था 100, यहां पर है 1 mcg पर डे। इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी 4 mcg, 4 mcg पर डे। इन द केस ऑफ लैक्टेशन इट इज अबाउट 3 mcg। तो ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यदि B9 की रिक्वायरमेंट ध्यान है आपको, तो ओनली उसके पीछे से 0 हटाने हैं, वो किसकी रिक्वायरमेंट बन जाएगी? B12 की। इसकी यदि डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से एक स्पेसिफिक टाइप का एनीमिया होता है, जैसे हम बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। क्या बोलते हैं इसकी डेफिशिएंसी को? डेफिशिएंसी ऑफ B12 लीड्स टू परनीसियस एनीमिया। ये क्या होता है? तो ये एक मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया का एग्जाम्पल है। कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। मेगेलोब्लास्टिक, दोनों एनीमिया मेगेलोब्लास्टिक है, B9 की कमी वाला और B12 की कमी वाला। और सिंपली यदि परनीसियस के नाम से पूछे तो स्पेसिफिक कौन सा है आपका? B12 की कमी से। ठीक है, तो परनीसियस एनीमिया, नॉर्मल एनीमिया के लक्षण आपको पता ही होंगे कि एनीमिया क्या है। एनीमिया जो है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारी बॉडी की कम हो चुकी है, आरबीसीज की। देन हम बात करें परनीसियस एनीमिया का, एक स्पेसिफिक साइन होता है बिफी रेड टंग या ब्राइट रेड टंग, ब्राइट रेड टंग। तो ये चीजें जो है ये आपको देखने को मिलेगी इन द केस ऑफ परनीसियस एनीमिया। ये डिजीज जो है ये प्योर वेजन जो डाइट होते हैं, जो जैन धर्म फॉलो करते हैं कि बिल्कुल हमें जो है एनिमल सोर्सेज की कोई भी डाइट नहीं लेनी है, उन लोगों में इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या फिर जिनके अंदर स्टमक को काट के निकाल दिया गया है। इन द केस ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, जब हम सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी करते हैं, आपने नाम सुने होंगे बिलोर्थ फर्स्ट, बिलोर्थ सेकंड प्रोसीजर, जिसमें कि हम आधे स्टमक को काट के बचे हुए स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में हमने इंट्रिंसिक फैक्टर को बनाने वाली सेल्स को भी काट दिया है, या फिर हमने टोटल गैस्ट्रेक्टमी कर लिया है, डायरेक्ट इसोफेगस को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ दिया है, तो उस केस में हमारे अंदर भी जो है इसकी कमी हो सकती है। या फिर इसको बनाने वाले लैक्टोबैसिलस जो है वो किसी एंटीबायोटिक की वजह से किल होते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके अंदर परनीसियस एनीमिया जो है वो हो सकता है। तो इट इज ऑल अबाउट द हीमोपोइटिक हॉर्मोन्स, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट विटामिन की ओर, विटामिन C। नेक्स्ट इज द विटामिन C। नाम की बात करें तो इट इज द एस्कॉर्बिक एसिड, इट इज द एस्कॉर्बिक एसिड। अब अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश कीजिए कि एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में कौन कौन सी बातें आपने सुन रखी है और क्या क्या चीजें हमें जाननी चाहिए। पहला तो साइंटिफिक नेम, इट इज द एस्कॉर्बिक एसिड। सेकेंडली, ये जो है मेजरली सिट्रिक फ्रूट्स में पाया जाता है, जो खट्टा टेस्ट देते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो फाउंड इन द सिट्रिक फ्रूट्स। और सिट्रिक फ्रूट्स का नाम आते ही हमारे माइंड में आता है आंवला। और आंवला जो होता है, आंवला जो है वो इसका रिचेस्ट सोर्स है। कौन है रिचेस्ट सोर्स? तो कि आंवला, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स। इसके अलावा इंडियन गॉसबेरी इज द रिचेस्ट सोर्स। तो आंवला और इंडियन गॉसबेरी जो है ये इसके रिचेस्ट सोर्स है। तो सिट्रिक के साथ ही हमने एक चीज और क्लियर कर ली कि इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है। देन हम बात करें विटामिन C के बारे में। विटामिन C जो है इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं। हम इनके फंक्शंस की बात करें कि विटामिन C के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो पहला तो इसका काम होता है सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोलेजन। नाम सुना होगा आपने, कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स। आपको जो है चोट लग चुकी है, आपकी स्किन जो है अलग हो चुकी है, 2 हिस्से बन चुके हैं इसके। अब इस स्किन को आपस में जुड़ना है तो एक फाइब्रस टिश्यू का नेट क्रिएट करना होगा, और उस नेट को, वो जो टिश्यू का जो नेट बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोलेजन फाइबर्स।
घाव भरने के लिए कोलेजन फाइबर्स की जरूरी होती है। हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स है उनकी जो कवरिंग बनी हुई है, उनकी जो ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, ब्लड वेसल की जो पाइप है, वो किससे बनी है? कोलेजन फाइबर से। हमारे जितने भी बोन्स है, जितने भी आपके टेंडन लिगामेंट है, इनमें भी किसका रोल है? कोलेजन फाइबर का। तो कोलेजन फाइबर जो है वो हमारी बोन्स के लिए सीमेंट मटेरियल है। तो पहला तो ये किसको बना रहा है? कोलेजन फाइबर्स को। सेकेंडली कोलेजन फाइबर से क्या बन रहे हैं? बोन्स एंड टीथ, बोन्स एंड टीथ। यहां पर ये घाव को वापस से हील कर रहा है, और घाव जब ओपन था तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा थे, और ऐसा विटामिन जो कि घाव को हील करवा रहा है उसे हम बोलते हैं एंटी इन्फेक्शियस विटामिन। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द एंटी इन्फेक्शियस विटामिन। आपसे पूछ ले कि एक इसको हमने एंटी इन्फेक्शन क्यों बोला? बिकॉज हमें कोई चोट लगी है और उस चोट को हील होने में किसका हेल्पफुल है? कोलेजन फाइबर का रोल होगा। और कोलेजन फाइबर को बनाने में किसका रोल है? तो विटामिन बी, विटामिन सी का। इसके अलावा आयरन के मेटाबॉलिज्म में, किसमें? आयरन मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे काम है इसके, आयरन मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा एडीआर, नॉर एड, इनको बनाने में, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इनको बनाने में। इसके अलावा यदि हम बात करें इसका क्या काम है, तो ये फ्री फोलेट को बाइंड फोलेट में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? बाइंड फोलेट में। तो ये हो गए इसके काम। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स हमने मेडिसिन ली थी, अब मेडिसिन ने काम कर दिया, अब इसको कैच करना है या बॉडी को पहचानना है कि इसने अपना काम कर लिया, इसको बाहर निकालना है, उसे हम बोलते हैं ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। तो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में भी किसका रोल है? आपके विटामिन सी का। तो इट इज हेल्पफुल इन द ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। तो ऐसे बहुत सारे इसके काम हो गए। अब हम बात करें कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। तो इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये नॉर्मल अडल्ट मेल एंड फीमेल में इसकी नीड होती है 50 mg पर डे। हाउ मच? 50 mg पर डे। इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी भी रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होती है, कितनी रहती है? 50 mg पर डे। इन द केस ऑफ लैक्टेशन इसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है 80 mg पर डे। तो ये रिक्वायरमेंट जो है ये आपको याद में रखनी है, 50 mg पर डे और 80 mg पर डे। सोर्स की हम बात कर चुके हैं कि सोर्स जो है वो आंवला या इंडियन गॉसबेरी इज द रिचेस्ट सोर्स। बाकी जितने भी खट्टे आपके जो फ्रूट्स है उन सब में ये पाया जाता है। देन हम बात करें यदि आप प्रॉपर अमाउंट में विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बीमारी होने के चांसेस है। तो एक वेल नॉन बीमारी है, इट इज द स्कर्वी। और इसकी वजह से, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। स्कर्वी जो है वो किस में हो रही है? बच्चों में हो रही है, इन्फेंट्स में हो रही है, अडल्ट में हो रही है। उस बेसिस पे इसके दो टाइप होते हैं, अडल्ट स्कर्वी और इन्फेंट स्कर्वी। स्कर्वी के एज ग्रुप के बेसिस पे, यदि ये इन्फेंट में हो रही है तो इट इज द इन्फेंटाइल स्कर्वी, और यदि बड़ों में हो रही है तो ये अडल्ट स्कर्वी। स्कर्वी में एक्चुअल में होता क्या है? हमारी जितने भी कोलेजन फाइबर्स है वो वीक हो जाते हैं, हमारी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है, हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स है उनसे ब्लड रिस्क के बाहर आना शुरू हो जाता है, बिकॉज उनकी जो कवरिंग है वो वीक हो चुकी है। तो ब्रूजिंग ऑफ द ब्लड स्टार्ट हो जाता है, सींपने लग जाता है, या थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद जो है ब्लड जो है वो धीमे धीमे बाहर आना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से, और मेजरली इसके प्राइमरी साइन देखने को मिलते हैं गम्स पे। तो मेजरली हमें इसमें क्या देखने को मिलता है? दोनों कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? गम ब्लीडिंग। क्या देखने को मिलता है? गम ब्लीडिंग। बोन डिफॉर्मेशन, बोन अच्छे से नहीं बनेगी। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिला था? टीथ डिफॉर्मेशन। अब नॉर्मल आयरन एब्जॉर्प्शन प्रभावित होगा। और इसके अलावा पहला तो कई बार ये पूछा जाता है कि गम ब्लीडिंग जो है, ईजी गम ब्लीड किस में देखने को मिलता है? तो स्कर्वी में। इसके अलावा बच्चों के अंदर जो है रिब्स जो है वो बैंड हो जाती है, रिब्स जो है वो अब नॉर्मली बैंड हो जाती है, उसे हम बोलते हैं स्कॉर्ब्यूटिक रोसेरी। जो इसका साइन होता है इन्फेंटाइल स्कर्वी का, इट इज द स्कॉर्ब्यूटिक रोसेरी। इट इज द स्पेसिफिक साइन ऑफ इन्फेंटाइल स्कर्वी, जिसमें बच्चों की रिब्स के जो एंड्स है वो जो है आपके जो है डिफॉर्मेट हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्कॉर्ब्यूटिक रोसेरी। तो ये सम कॉमन सिम्टम, आप इजीली ब्लीड हो जाएगा, बोन्स प्रॉपरली नहीं बन पाएगी, गम ब्लीड देखने को मिलता है। इसके अलावा पैटेचेस, स्किन के नीचे आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ये सभी साइन देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो ये थे आपके विटामिन B9,
B12 और लास्ट था आपका विटामिन बी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ये स्कर्वी को रोकता है, इसलिए इसे हम एंटी स्कर्वी एजेंट भी बोलते हैं। इट इज ऑल अबाउट द विटामिन्स। और अब हम डील करेंगे कुछ और टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।